सो यहाँ पर न्यू टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब हम बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इंडस्ट्री क्या है देखते हैं। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी चीज़ को बनाया जाएगा, यानी प्रोडक्शन ही होगा बस, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज भी बनाई जाएगी। और जो कॉमर्स है वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन साइड्स है। तो इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ को बनाई जाएगी और कॉमर्स में उसे बेची जाएगी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले इंडस्ट्री देखते हैं। इंडस्ट्री इम्प्लाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि पैसे कमाने के लिए की जाती है ना, दैट आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज़। मतलब इंडस्ट्री में एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें रिसोर्सेज, कोई भी जो चीज़ है उसको ऐसे गुड्स बनाए जाएगी जो रेडी है यूज़ करने के लिए। मतलब रॉ मटेरियल को रेडी मटेरियल में कन्वर्ट किया जाएगा। दिस इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। इसमें कोई भी चीज़ को बनाया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा। माइनिंग यानी खड्डा खोदना, ब्रीडिंग यानी एनिमल को ब्रीड कराता है वैसा, एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स को पालना। द गुड्स प्रोड्यूस मे बी कंज्यूमर। जो भी गुड्स बनाते हैं वो कंज्यूमर हो सकते हैं, यानी हम खुद उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। और कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरे गुड्स बनाने के लिए। कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय फाइनल कंज्यूमर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कंज्यूमर गुड्स रहते हैं वो डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं, वेरएस कैपिटल गुड्स रहते हैं वो दूसरी इंडस्ट्री यूज़ करती है आगे की चीज़ों को बनाने का। तो टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स ग्रुप ऑफ फॉर्म्स। इंडस्ट्री एक ग्रुप ऑफ फॉर्म है प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, यानी सेम चीज़ें बनाएगी या तो उसके रिलेटेड में गुड्स बनाएगी। तो इंडस्ट्री, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। अब यहाँ पर है इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। इंडस्ट्री फॉर्म यूटिलिटी बनाती है, यानी वो हमारे सब यूटिलिटी को सेटिस्फाई करती है। इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। वो रॉ मटेरियल को, रॉ चीज़ों को फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है जो रेडी है यूज़ के लिए। ऑल दिस इज़ पॉसिबल विथ मैन पावर। ये सब पॉसिबल है मैन पावर से, मशीन पावर से, और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कैपिटल जो इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके पैसे हम डालेंगे, तब जाके ये चीज़ चालू होगी। तो भी देखते हैं, जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रीज 3 टाइप में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो पहले प्राइमरी देखते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विथ नेचर। मतलब जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो नेचर से रिलेटेड है पूरी। इट इज़ नेचर ओरिएंटेड हिस्ट्री। इसको नेचर ओरिएंटेड हिस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो चीज़ है ना प्राइमरी इंडस्ट्री, वो नेचर पे डिपेंडेंट है। कैसे, वो आगे पता चलेगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री में बी यूज एज ए इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब जो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो फर्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करेगी ना, वो प्राइमरी इंडस्ट्री जब भी बनाएगी तभी सेकेंडरी इंडस्ट्री कोई भी चीज़ को बना पाएगी, ऐसा है। एज अ इनपुट, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है ना सेकेंडरी इंडस्ट्री में सबसे पहले यूज़ होगा, तब जाके कोई भी प्रोडक्ट इधर बनेगा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री 3 टाइप्स की, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देखते हैं। दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड। मतलब फार्मिंग इंक्लूड है इसमें, और कल्टीवेशन ऑफ लैंड मतलब एक कोई भी ज़मीन पे कोई भी चीज़ को उगाएंगे। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। मतलब जो प्रोडक्ट निकलेगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे, वो डिपेंड किस पे होगा? फर्टिलिटी ऑफ लैंड, मतलब लैंड कितना फर्टाइल है, उस पर जो चीज़ ग्रो होगी वो कैसी होगी। फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा धूप है कि बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा बारिश है कि नहीं है। रेनफॉल मतलब बारिश की कमी है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वैसा। फ्लड और ड्रॉट, समझे ना? ड्रॉट मतलब बारिश नहीं होती और सूख जाती है ज़मीन। फ्लड मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इससे ज़मीन एकदम चिपचिपी हो जाती है ना, वैसे। सेकेंड है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। द इंडस्ट्रीज ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। मतलब ये कोई भी चीज़ के अंदर से ऐसे एक्सट्रैक्ट करेगी कोई भी चीज़ को, यानी निकालेगी, जैसे कि सॉइल से, एयर से और वाटर से। जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन रॉ फॉर्म। ये जो प्रोडक्ट रहते हैं वो कच्चे रहते हैं। एंड दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूज़ करेंगी फॉर प्रोडक्टिंग फिनिश गुड्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल दिया, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। जो हम अंदर से ऑयल निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, वैसा। फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। इट में बी यूज इन क्रू फॉर्म, रॉ फॉर्म में रहता है ये। एंड मे बी सेंड टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब आगे की जो प्रोसेस है वो करने के लिए दूसरी इंडस्ट्री में दे जाएंगे। थर्ड है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन। मतलब जेनेटिक इंडस्ट्री रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मल्टीप्लाई होंगे प्लांट्स और एनिमल्स। और रिप्रोडक्शन यानी उनको
उनसे रिप्रोडक्शन कराना। एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर और हॉरिकल्चर। हॉरिकल्चर प्लांट्स के लिए होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री देखते हैं। दिस इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री, से पहले ही बता डाला है। ये इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड है। क्यों? प्राइमरी इंडस्ट्री से अगर एग्रीकल्चर से टमाटर आएगा तभी यहाँ पर कुछ भी बनेगा। एक्सट्रैक्टिव से मिनरल ऑयल मिनरल आएंगे तभी यहाँ पर बनेंगे। जेनेटिक से कोई भी एनिमल वगैरह आएगा तब जाके इसमें भी कुछ भी होगा। तो दिस इंडस्ट्री डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी फिनिश गुड्स। जो भी रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री सप्लाई करेगी वो ये फिनिश गुड्स में बदलेंगे। एग्जांपल टोमेटोज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप। जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से टोमेटो देगी, फिर बाद में ये जो है वो सॉस बनाएगी, केचप बनाएगी, ठीक है। तो ऐसा है। तो यहाँ पर सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स। ये इंडस्ट्री कच्चे चीज़ों को फिनिश प्रोडक्ट्स यानी जो रेडी है यूज़ के लिए वैसा प्रोडक्ट बनाएगी। विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर, मशीन से भी और मैन पावर की मदद से बनाएगी। द फाइनल गुड्स में भी कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कैपिटल हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है। जैसे आपको बताया वो क्या है। एग्जांपल टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। सेकंड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ना इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाती है, यानी वो कोई भी एक ही जगह पे होगी, दूसरी जगह पे नहीं जाएगी। दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, टनल्स, कैनल्स, मेट्रो एक्सेट्रा। इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एट वन प्लेस। दूसरी इंडस्ट्री में क्या, गुड्स एक जगह पे बनेगा एंड सोल्ड एट अनदर प्लेस, और दूसरी जगह पे बिकेगा। बट जो गुड्स ये इंडस्ट्री में बनेगी वो वन प्लेस पे ही होगी। दिस इज़ ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ। इमूवेबल वेल्थ मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाती है, जैसे कि डैम, ब्रिज, रोड्स, बिल्डिंग्स। ये एक ही जगह पे रहती है ना, हर जगह पे घूमेगी नहीं। लास्ट है टर्शरी इंडस्ट्री। दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेगी किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय दिस इंडस्ट्रीज। सर्विस फैसिलिटी देगी, यानी कैसी कैसी सर्विस फैसिलिटी देगी देखते हैं। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग विच कम्स अंडर ट्रेडिशनल कैटेगरी। ट्रेडिशनल कैटेगरी में ट्रांसपोर्ट आता है, बैंकिंग मतलब अगर समझो प्राइमरी इंडस्ट्री में टमाटर उगाए तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में के मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री में लाने के लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा। बैंकिंग मतलब पैसे का लेन देन के लिए बैंक लगती है वैसे। फिर विच कम्स अंडर ट्रेडिशनल, वेर एज मॉडर्न टाइम्स होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब ये सारी जो सपोर्ट सर्विस है टर्शियरी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को देगी। अभी देखते हैं कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री। यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज इंडस्ट्री बनाएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कॉमर्स करती है, यानी कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज़ विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ फ्री एंड अनइंटरप्ट फ्लो ऑफ गुड्स। ये ऐसी सारी एक्टिविटी को बनाती है जो ज़रूरी है एक फ्री और अनइंटरप्ट, यानी कोई भी प्रॉब्लम ना हो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होने में। कॉमर्स ब्रिजेज अ गैप। कॉमर्स एक गैप है बिटवीन प्रोड्यूसर यानी जो भी चीज़ों को बनाता है और कंज्यूमर यानी जो भी चीज़ों को यूज़ करता है, बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनीज और मनीज पता यानी पैसे के लिए। कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इन ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो कॉमर्स डिवाइडेड है ट्रेड में और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। तो पहले ट्रेड देखते हैं। ट्रेड यानी कोई भी चीज़ को खरीदना और बेचना। ट्रेड डिनोट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा पैसे के लिए। गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट्स। गुड्स को हमें अवेलेबल करना पड़ता है हर एक मार्केट में कंज्यूमर के लिए। ट्रेड फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि देखो प्रोड्यूसर अगर कोई भी सामान को बनाएगा तो सामान का ओनर कौन है? वो प्रोड्यूसर है। पर अगर ट्रेड से हमने वो सामान को कंज्यूमर को बेचा और कंज्यूमर ने खरीदा तो भी वो सामान का ओनर कौन हो गया? कंज्यूमर। तो इसलिए ट्रेड से ट्रांसफ़र होती है ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर यानी बेचने वाले और बायर यानी खरीदने वाले को। तो ट्रेड का दो टाइप में डिवाइड है। पहला तो है होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। होम ट्रेड यानी आप आपकी कंट्री में ही कोई भी चीज़ को खरीदोगे बेचोगे तो उसे होम ट्रेड बोलेंगे। इन दिस ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ये ट्रेड में कोई भी चीज़ को खरीदा जाएगा बेचा जाएगा आपकी कंट्री में ही, जोग्राफिकल बाउंड्रीज यानी जो कंट्री की बाउंड्रीज है वहाँ तक ही। इट इज़ कंडक्टेड विद द लोकल करेंसी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो एक्सचेंज होगा गुड्स और सर्विसेज का
आप कोई भी चीज़ को खरीदोगे बेचोगे तो लोकल करेंसी से की मदद से आप खरीदोगे बेचोगे। लोकल करेंसी यानी इंडिया की लोकल करेंसी है रुपीज़। अगर दूसरी कंट्री की देखें तो डॉलर है, रियाल है, येन है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग करेंसी है। तो जो होम ट्रेड है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है। जो होम ट्रेड है वो दो टाइप में है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड क्या देखते हैं, इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन बल्क। यानी होलसेल ट्रेड में गुड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज किए जाएंगे, खरीदे जाएंगे और बेचे जाएंगे। और होलसेलर परचेज इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। होलसेलर रहता है बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में सामान को खरीदेगा प्रोड्यूसर से यानी डायरेक्ट फैक्ट्री से, एंड सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर यानी आप जैसे बाहर जाते हो तो देखते हो छोटी छोटी दुकान, उसे रिटेलर शॉप बोलते हैं। ही इज़ द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। होलसेलर है वो एक लिंक है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। रिटेल ट्रेड क्या है देखते हैं। रिटेल ट्रेड इज़ द बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। रिटेल ट्रेड है वो डायरेक्ट गुड्स को बेचेगा फाइनल कंज्यूमर को, यानी डायरेक्ट जो चीज़ों को कंज्यूम करेंगे कस्टमर्स उनको वो सामान बेचेगा। A retailer is the one who purchase from the wholesaler। रिटेलर एक ऐसा इंसान है जो होलसेलर से सामान खरीदता है या तो कभी कभी प्रोड्यूसर से भी सामान खरीदता है, एंड सेल इन देम इन द स्मॉलर क्वांटिटी टू फाइनल कंज्यूमर। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फाइनल कंज्यूमर को यानी जो कस्टमर्स है उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सामान बेचता है। रिटेलर इज़ द लिंक बिटवीन होलसेलर। रिटेल ट्रेड है वो होलसेलर या तो फिर मैन्युफैक्चरर यानी जो भी सामान को बनाता है उससे वो कंज्यूमर के बीच की एक लिंक है। फॉरेन ट्रेड देखते हैं। फॉरेन ट्रेड यानी आप दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी दूसरी कंट्री से कोई भी चीज़ को मंगा रहे हैं या कोई भी चीज़ बेच रहे हैं। व्हेन ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, यानी अलग अलग कंट्री में कोई भी चीज़ का लेन देन होगा तो उसे फॉरेन ट्रेड या तो फिर एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। व्हेन बाउंड्रीज ऑफ टू कंट्रीज आर क्रॉस्ड, मतलब बाउंड्रीज रहती है कंट्री की, वो अगर क्रॉस हो गई तो वो फॉरेन ट्रेड माना जाएगा। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंट्री पोर्ट। फॉरेन ट्रेड थ्री टाइप्स के, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंट्री पोर्ट। इम्पोर्ट यानी देखो मैं आपको ईजी तरीके से बता देती हूँ तीनों चीज़ें। इंपोर्ट यानी आप कोई भी दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में सामान मंगा रहे हो तो उसे इंपोर्ट बोलेंगे। एक्सपोर्ट यानी आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान बेच रहे हो उसे एक्सपोर्ट बोलेंगे। और एंट्री पोर्ट उसे बोलते हैं जिसमें आप कोई दूसरी कंट्री से सामान मंगा रहे हो और वो सामान आप कोई और कंट्री में बेच रहे हो। तो इंपोर्ट यानी एग्जांपल देखो, अगर आप अमेरिका से सामान इंडिया में मंगा रहे हो तो आपके लिए इंपोर्ट है, और इंडिया से अमेरिका में सामान बेच रहे हो तो एक्सपोर्ट है। और अगर अमेरिका से आपने इंडिया में सामान मंगाया और इंडिया से अफ्रीका में बेचा तो वो एंट्री पोर्ट है। Auxiliaries to trade देखते हैं। All those activity tests facilitate smooth flow of goods from manufacturing centers to the consumption centers। ऐसी सारी एक्टिविटी जो गुड्स को फ्लो करती है, मतलब अच्छे से एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से कंजम्पशन सेंटर तक सामान को बेचती है, सामान को फ्लो कराती है, उसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। दिस एक्टिविटीज़ प्ले सपोर्टिव रोल, मतलब ये सपोर्ट करती है वो रिमूविंग हिंड्रेंसेस, मतलब ये प्रॉब्लम रिमूव करती है। कोई भी चीज़ को बनाते वक्त जो प्रॉब्लम आती है और कोई भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त जो प्रॉब्लम आती है उसे ये दूर करती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फॉलोइंग आर वेरियस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो देखते हैं ट्रेड है ट्रांसपोर्ट, यानी देखो कोई भी सामान एक जगह पे बनता है पर उसकी ज़रूरत बहुत अलग अलग जगह पे होती है, तो ट्रांसपोर्ट की मदद से हम वो सामान को अच्छे से दूसरी जगह पर भी बेच सकते हैं। द गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर अ वाइड एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो गुड्स आर टू बी सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे आर डिमांडेड। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे हम सामान को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की मदद से। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, पहला तो है रोडवे यानी ट्रक से भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को बेच सकते हो, या फिर एयरवे यानी एरोप्लेन से भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या वाटरवे यानी शिप जो बड़ी बड़ी रहती है उससे भी एक जगह से दूसरी जगह पे सामान फ्लो होता है। दूसरा है वेयर हाउसिंग यानी गोडाउन। अभी देखो आपने समझो एक साथ बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ें बना दी तो ऐसा नहीं कि सब बिक जाएंगी, उसे अच्छे से हमको एक सेफ प्लेस पे रखना पड़ेगा, उसे बारिश धूल मिट्टी से हर एक चीज़ों से बचाना पड़ेगा, तो उसके लिए गोदाम ज़रूरी है। देयर इज़ अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन कंजप्शन, मतलब प्रोडक्शन बनाते वक्त और उसे यूज़ करते वक्त के बीच में गैप होता है। सर्टेन गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, कोई कोई गुड्स है ना पूरे साल बनते हैं पर उसकी ज़रूरत कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट के पर्टिकुलर ईयर में मतलब ज़रूरत लगती है। जैसे कि अम्ब्रेला पूरे साल बनती है पर सिर्फ उसकी ज़रूरत मानसून में रहती है। तो जो फैक्ट्रीज़ रहती है ना वो अम्ब्रेला पूरा साल बनाती है, फिर उसे वेयर हाउस में अच्छे तरीके से स्टोर करती है, फिर मानसून के टाइम पे बेचती है।
इन द इरा ऑफ मास प्रोडक्शन स्टोरेज इज इंडिस्पेंसिबल, द गुड्स शुड बी स्टोर्ड केयरफुली फ्रॉम द टाइम दे आर प्रोड्यूस टिल द टाइम दे आर सोल्ड। मतलब जब भी मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हम कोई भी चीज़ को बना लेते हैं तो स्टोरेज बहुत कम पड़ जाती है ना हमारे लिए। इंडिस्पेंसिबल, द गुड्स शुड बी स्टोर केयरफुली, जो हमने सामान बनाया उसको हमको एकदम केयरफुली अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। जब तक वो प्रोड्यूस हुई है जब भी वो प्रोड्यूस हुई है और जब तक वो बिक नहीं जाती। स्पेशल अरेंजमेंट हमको करनी पड़ेगी लॉस और डैमेज से बचने के लिए। वेयर हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड गोदाम, जैसे कि मैंने आपको बताया वेयर हाउस को गोदाम बोलते हैं। प्राइस इज मेंटेन एट द रीजनेबल लेवल एंड देयर इज कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर देखो हमारे पास बहुत सामान बना के हमने अच्छे से गोदाम में वेयर हाउस में स्टोर करके रखा है तो हम कभी भी उसको बेच सकते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई हो सकती है। और दूसरा एक हमारे लिए वेयर हाउस का फ़ायदा है, अगर समझो टोमेटो आज सस्ते हैं, समझो टोमेटोज 50 रुपीज़ के जी है, 10 रुपीज़ के जी है समझो, तो हमने बहुत ज़्यादा टोमेटो केचप बनाया और अच्छे से उसको वेयर हाउस में रख दिया। फिर जब भी टोमेटो केचप महंगे हो जाएंगे, समझो 200 रुपीज़ के जी हो जाएंगे, तो हमने 10 रुपीज़ में टोमेटो केचप बनाया है उसे हम अच्छे से बेच सकते हैं 100 रुपीज़ में। तो फिर लोग भी खुश हो जाएंगे कि टोमेटो तो 200 रुपीज़ के जी चल रहे हैं और ये 100 रुपीज़ का टोमेटो केचप बेच रहे हैं, इसलिए गोदाम ज़रूरी है। तीसरा इंश्योरेंस, अभी बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, जैसे कि आग लग गई, चोरी हो गई या अर्थक्वेक आ गया या आपका नुकसान हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाने में एक्सीडेंट हो गया या तो फिर बनाते हुए कोई भी चीज़ ख़राब हो गई, तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेके रखते हो 5 लाख का समझो आपने लिया, तो अगर आपको नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख देगी, ऐसा नहीं है इससे ज़्यादा देगी पर 5 लाख देगी वो। तो आपको हर साल इंश्योरेंस कराना चाहिए आपके बिज़नेस के लिए। तो देयर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, द गुड्स में बी डिस्ट्रॉयड वाइल इन प्रोडक्शन, मतलब मैंने आपको बताया बनाते वक्त या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए एक्सीडेंट्स की वजह से, और इन स्टोरेज ड्यू टू फायर, और या फिर आपने सामान को स्टोर किया तभी आग लग गई, चोरी हो गई, तभी भी आपका नुकसान हो सकता है। द बिजनेसमैन वुड लाइक टू कवर दिस रिस्क, इंश्योरेंस कंपनीज कम टू रेस्क्यू, इंश्योरेंस कंपनी मदद करने आएगी। दे अंडरटेक टू कंपेयर द लॉस सफर ड्यू टू सच रिस्क, बिजनेसमैन हैज़ टू इंश्योर हिज गुड्स पे प्रीमियम रेगुलरली, यानी हमें हर साल बराबर टाइम से इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। अगर समझो हमने 1 साल का इंश्योरेंस कराया है तो 31 दिसंबर तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप 1 जनवरी भी आ गई और आपका नुकसान हो गया और आपने इंश्योरेंस नहीं कराया हो तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको मदद करने नहीं आएगी। 4th है बैंकिंग, तो बैंकिंग हमको बहुत ज़्यादा मनी लगती है, पैसे लगता है बिज़नेस चालू करने के लिए, तो कभी कभी बैंक हमें लोन देती है और बहुत सारे ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो हमारे बिज़नेस के लिए अच्छे हैं। तो देखते हैं, वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट बिजनेस, हमें पैसा लगता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और उसे अच्छे से चलाने के लिए। बैंक सप्लाई मनी, बैंक हमें पैसे देती है, फंड्स हमें देती है बैंक, और बैंक हमको लोन देती है, मतलब अगर समझो बैंक हमें लोन देती है, हमें पैसों की ज़रूरत है और हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट यानी क्या पता है आपको? ओवरड्राफ्ट से बिजनेसमैन को मिलता है। ओवरड्राफ्ट मतलब अगर समझो आपके बैंक अकाउंट में 20,000 है और आपको 50,000 की ज़रूरत है तो 30,000 बैंक आपको देगी, पर आपको जो 30,000 है ना वो कुछ ही दिनों में या 1 महीने के अंदर ही आपको बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है जैसे कि कैश क्रेडिट बिजनेसमैन को देती है, ठीक है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड मैनी सर्विसेज भी देती है जैसे चेक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। इट हैव द ट्रेडर्स टू कैरी द बिजनेस एक्टिविटी स्मूथली, और ये जो सारी चीज़ें जो बैंक सप्लाई करती है उससे ना हमारा बिजनेस अच्छे से चल सकता है। 5th है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी आपने कोई भी चीज़ को बनाया और लोगों को पता ही नहीं कि आपने वो चीज़ को बनाया तो लोग खरीदे कैसे। अगर आप एक मस्त ऐसा अच्छे से एडवर्टाइजमेंट बनाओगे, ऐड बनाओगे और लोग बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में वो लोग एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, बोलेंगे ये तो चीज़ें अच्छी लग रही है, इसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं और ये यूज़फुल भी है तो खरीदेंगे ना। तो एडवर्टाइजमेंट एक अच्छा ऐड है गुड्स को बेचने के लिए। द प्रोड्यूसर कम्युनिकेट्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर इन अ कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट्स, मतलब जो बनाने वाला एक अच्छा सा ऐड बनाएगा उसके गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड जो कंज्यूमर को मतलब बाय करने में मजबूर करेगा। इट कैन बी कैरिड इन डिफरेंट वेज, इट कैन बी इंडोर, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट रहेगी वो 2 टाइप की है, एक इंडोर है और एक आउटडोर है। तो कम्युनिकेटिंग विद पीपल व्हेन दे आर इन द होम, जब भी वो घर पे रहेंगे तब हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे पीपल से, तो हमारे लिए हो गया इंडोर एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट डाली, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट डाली, टीवी में एडवर्टाइजमेंट डाली, तो वो सब है इंडोर एडवर्टाइजमेंट। पर कम्युनिकेटिंग विद पीपल व्हेन दे गो आउट फ्रॉम देयर होम्स इज कॉल्ड आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि लोग बाहर जाते हैं तभी आपने उनको एडवर्टाइजमेंट दिया तो वो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होगा। जैसे कि बाहर पोस्टर्स लगे रहते हैं, होर्डिंग्स लगे रहती है, नियॉन साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, तो उस पर भी सब पोस्टर्स पे भी रहता है ना मैकडोनल्ड्स, फिर यहाँ पर डोमिनोज, फिर ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके पोस्टर्स रहते हैं तो उससे भी एडवर्टाइजमेंट होती है। फिर 6th है मर्चेंटाइल एजेंट्स। कस्टमर्स आर स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया, कस्टमर्स हर जगह पे फैले हुए। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सेलर टू कॉन्टैक्ट द कस्टमर्स, बेचने वाला कस्टमर को कॉन्टैक्ट करना इतना आसान नहीं है। दिस डिफिकल्टी इज सॉल्व बाय मर्चेंटाइल एजेंट्स, ये जो डिफिकल्टी हो मर्चेंटाइल एजेंट सॉल्व करता है। यानी अगर समझो कस्टमर को कोई भी चीज़ खरीदनी हो और उसमें उसको कोई प्रॉब्लम मिली तो डायरेक्ट वो फैक्ट्री में जाके थोड़ी ना बताएगा, वो रिटेलर को बताएगा, फिर रिटेलर होलसेलर को बताएगा, फिर होलसेलर फैक्ट्री में जो प्रोड्यूसर है उसको बताएगा। तो ऐसे मर्चेंटाइल एजेंट उसे बोलते हैं।
तो अभी देखते कम्युनिकेशन। इन टू दिस वर्ड देयर इज इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेशन, द इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड, देयर इज़ नीड ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, यानी हमको एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, जैसे कि ट्रेडर से करना है, प्रोड्यूसर से करना है, कंज्यूमर से करना है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विथ वन अनदर, देखो एक मिनट से कम्युनिकेशन करना है। वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे सेल फोन्स, पोस्टल सर्विस, ईमेल एक्सेट्रा मेड अवेलेबल, यानी तुमने ऐसा चीज़ें बनाया। अगर समझो ब्रिटानिया कंपनी है, अगर बिस्किट बना रही है, तो अगर कस्टमर आता है बोलता है कि हमें ब्रिटानिया कंपनी का जूस चाहिए, तो वो ब्रिटानिया कंपनी ने नहीं बनाया, तो जो रिटेलर रहेगा वो फ़ोन करके बोलेगा किसको, होलसेलर को, कि ऐसे बोलो कि जूस बनाए। फिर बाद में जो होलसेलर रहेगा वो प्रोड्यूसर को बोलेगा कि तुम जूस बनाओ, लोगों को जूस की ज़रूरत है। तो ऐसे सब कम्युनिकेशन होगा, मतलब लोगों को क्या क्या ज़रूरत है वो सब अलग अलग ऐसे एक में एक से कम्युनिकेशन करेंगे। तो अभी बताओ आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी ये वीडियो का बेनिफिट मिल सके, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, ठीक है, बाय।